नमस्कार। सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। इस शहर में काफ़ी लंबे अरसे से अजीत कुमार सिंह नाम के एक शख्स आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में पूरे शहर नहीं बल्कि प्रदेश भर में अपने नामों को अपने कार्यों से चमकाया है। तमाम विभागों पर लगभग अपनी आरटीआई कार्यों से सच को सामने लाने में पुरजोर तरीके से अजीत कुमार सिंह ने इस शहर में काम किया है। यही वजह है कि एक निष्पक्ष रूप में ये नाम पूरे प्रदेश में जाना जाता है और नीतीश कुमार ने इसके कार्यों से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। हालांकि इनके चेहरे और इनके नाम को परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीत कुमार सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और मानवाधिकार संगठन के महासचिव भी। हम कुछ बिंदु पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस शहर में जो नगर निगम है उसके कार्यों पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया और कुछ हमारे पास जो भी होगा हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे। कितने वर्षों से आप आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं भागलपुर शहर में? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है तो ये तो आरटीआई जिस समय लागू नहीं हुआ था उसी समय से हम उस अभियान से भी जुड़े हुए थे कि देश में आरटीआई कानून लागू हो। लेकिन आरटीआई कानून तो 2005 में लागू हुआ और उस अभियान से हम लगभग 98-99 से जुड़े हुए थे। तो खैर, लागू होने के बाद जब आरटीआई लागू हुआ तो हम लोगों को एक बल मिला कि हम जो है सो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। और 2005 से लगातार हम काम कर रहे हैं और पहचान कब हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में हम सूचना अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में आपकी पहचान है सर, न केवल भागलपुर में है बल्कि पूरे प्रदेश में पहचान है। आरटीआई एक्टिविस्ट के आंकड़े पूरे देश में कहीं न कहीं संतोषप्रद नहीं है उस मामलों में जहां उनकी हत्याएं हो जाती है, जहां उसे कहीं न कहीं प्रताड़ित करके इस कार्यों से रोका जाता है। आप जब आरटीआई करते हैं अलग अलग विभागों में तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं दबाव आपको झेलने मिलता है, सरकार की तरफ से भी हो सकता है या फिर कुछ बाहुबली लोग जो होते हैं, तमाम लोगों की तरफ से दबाव। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या मन टूटता भी है या फिर मनोबल घटता भी है आपका? देखिए, जब आरटीआई के क्षेत्र में हमने काम करना स्टार्ट किया तो बहुत बार धमकियां मिली और जब धमकियां मिलती है तो मुझे लगता है कि हम राइट ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर हैं। और जब लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तब लगता है कि हमारा कहीं ट्रैक तो गलत नहीं है। रही बात की जो आंकड़े की बात की है और सूचना अधिकार कार्यकर्ता के हत्या की बात की है, तो ये वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है और सरकार को इस संबंध में पहल करना चाहिए। लेकिन कुछ और बातें हैं जिससे कि हम आरटीआई एक्टिविस्ट सुरक्षित और सुरक्षित रह सके। पहली बात कि हम जब सूचना अधिकार का प्रयोग करते हैं तो सूचना अधिकार का प्रयोग करने के बाद हम उस कार्यालय या उस व्यक्ति के पास अपना पहुंच नहीं बनाएंगे और अगर वहां पहुंच बनाएंगे तभी हमको लगता है कि ऐसी घटना घटित होती है कुछ मामले में। तो हम सूचना अधिकार का जब से प्रयोग हमने करना प्रारंभ किया है तब से हम कोई भी कार्यालय जहां हमने आरटीआई फाइल किया है वहां जाने से हमने परहेज किया है। एक बात। दूसरी बात कि हम जब आरटीआई का प्रयोग करते हैं तो हम कहीं भी अनावश्यक नहीं जाते हैं। बहुत आवश्यक होने के बाद ही वहां हमको लगता है जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें भी हम अधिकांशतः प्रयास करते हैं कि उससे हम दूर रहें। तो हमारा फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाता है। फ्रीली मूवमेंट, आपके सामान्य जीवन का जो दिनचर्या होता है वो प्रभावित होता है इन कार्यों से? सामान्य जीवन का दिनचर्या बिल्कुल प्रभावित होता है। तो उसके लिए उपाय भी ढूंढ के रखे हैं कि तो इतना बड़ा कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान, वो किस उद्देश्य से? हर काम का एक अपना एक उद्देश्य होता है, मोटिव होता है कि हम इसलिए काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, आपका एक पर्सनल लाइफ भी होगा।
देखिए, पर्सनल लाइफ तो सारे लोगों का है, सभी लोगों का है। कुर्बानी और इस ये तो हम ज़्यादा नहीं इस पर बता पाएंगे, लेकिन है क्या, जब हम कोई काम करते हैं और जिस कार्य से हमको संतुष्टि मिलती है तो उसमें कहीं भी कोताही नहीं होनी चाहिए। रही बात कि हम जैसे ही निकलते हैं घर से तो अच्छा ड्रेसअप पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? उसमें तो खर्च हो जाता है, अच्छी राशि लगती है। हम क्या कहते हैं, अच्छे साबुन से नहाते हैं तो उसमें तो नॉर्मल साबुन से नहाना चाहिए। तो ये एक आपको आत्मसंतुष्टि देता है और इसीलिए आप उस काम को करते हैं, कोई भी काम। तो ये हमको लगता है कि ये जो समस्या है, समाज में जो समस्या है, अगर इसको हम 1% भी कम करने की का ये कर पाए तो यही हमारी सफलता है, यही हमारी उपलब्धि है। रही बात कमाने और खाने की, कमाना खाना तो सबको है, कमाना भी है और मर जाना है। तो कुछ ऐसा ना करके जाओ जो जिससे कि समाज आपको याद रखे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि हम कुछ ऐसा करें समाज के लिए जो कि समाज के लोगों को कुछ वास्तविक मिल सके, समाज के लोगों को फ़ायदा मिल सके। इतने वर्षों के कार्यकाल में अभी तक की जो सर्विस रही है आपकी आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर, कोई ऐसी घटना जीवन में घटी जिससे काफ़ी मर्माहत हुए हों और दुखी हुए हों और साथ में ये फैसला लेने का समय आ गया हो कि अब मुझे ये कार्य नहीं करना है? नहीं, एक दो बार ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कि हमको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हम विचलित हुए, लेकिन उतना भी विचलित नहीं हुए कि हम इस कार्य से विमुख हो जाएं और लोगों को ऐसी स्थिति में छोड़ दें या जो समस्या है समस्या को समस्या रहने दें। क्योंकि हमारा कभी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जाने पहचाने जाएं, लोग हमको जाने, लोग हमसे डरे, लोग हमसे भय खाए, ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं। और ये भी उद्देश्य नहीं है कि हम इसका सहारा लेके कोई राजनीति करें, कोई किसी राजनीति में जाएं, किसी का पक्षकार बने, किसी का विरोधी बने। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से निर्भीक होकर के और बिना किसी पक्षपात के हम जो है सो कार्य करते रहेंगे और लोगों के बीच जाते रहेंगे। एक लम्हा वो याद है जब कुमार अनुज भागलपुर सदर एसडीओ हुआ करते थे, एसडीएम हुआ करते थे, उस समय आपकी जो रिपोर्ट आई थी, आरटीआई रिपोर्ट, वो काफ़ी प्रासंगिक मानी जा रही थी। कहा जाता है कि अजीत कुमार सिंह को वहीं से पहचान मिली पूरे प्रदेश में और पूरे भागलपुर शहर में। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, ऐसी बात तो हमें नहीं लगती है, क्योंकि आरटीआई तो हमने शुरू से किया और हमारा जो है सो वहाँ पर कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी को टीज करना, किसी को आहत करना, ऐसा नहीं था। क्योंकि बागवाड़ी में ऐसी घटना घटित हुई थी तो हमारे समक्ष जब रिपोर्ट आया तो हमने उसको सार्वजनिक कर दिया। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है कि वो साहब थे तो उन साहब को हमको ऐसे करना है, ये साहब है तो इन साहब का हमको क्या कहते हैं पॉलिश करना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो हमारे सामने जब भी कोई रिपोर्ट ऐसा आएगा आगे भी तो हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। जब आप आरटीआई करते हैं किसी भी विभाग पर, तो क्या आप ये सोचते हैं कि पर्टिकुलरली किसी एक आदमी को लेकर के हम आरटीआई करना चाहते हैं, या फिर एक सामूहिक रूप से उस विभाग में जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है, उसको, उस बिंदु को दिमाग में रख करके करते हैं? हमने स्पष्ट किया कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को क्षति पहुंचाना। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो धनराशि है, जो लोक राशि है, हमारी राशि है, उसका सही उपयोग धरातल पर हो, यही उद्देश्य होता है हर एक आरटीआई के पीछे। हमारा कोई व्यक्तिगत या किसी खास पदाधिकारी या खास इससे कोई ये नहीं, मनमुटाव या कोई विरोधाभास ये नहीं होता है। हम जनहित को लेके जितना भी आरटीआई फाइल करना पड़ता है हम करते हैं। विभाग के कई बड़े अफसर हैं, जब आप आरटीआई डालते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक विषम परिस्थितियां पैदा होती है। पर्टिकुलरली कोई अधिकारी या फिर उसके कनेक्शन में जो मंत्री होते हैं, सरकार के जो आदमी होते हैं, उन लोगों का खासा दबाव कभी आप झेले हैं? देखिए, जहाँ तक रही ऐसे दबाव की बात, तो दबाव तो पड़ेगा।
जब कुछ बातें ऐसी होगी तो दबाव तो पड़ेगा। कैसे झेलते हैं उसे? लेकिन दबाव जो है सो चूँकि उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता है और कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए हम उस जो हमारे स्तर से हो चुका है उसको हम अंतिम अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ते हैं। रही बात कि अब कोई पदाधिकारी या मतलब सरकार इससे आहत होती है तो वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार करे ताकि जनता को उससे फ़ायदा मिले। हमारा तो आरटीआई करने का तो उद्देश्य यही होता है कि कार्य प्रणाली में सुधार हो, और अगर वो सुधार होता है तभी हमको सफलता मिलती है। सरकार कहते हैं कि अपने आप में बड़ा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, और उसके अफसर भी कहीं ना कहीं शक्तिशाली होते हैं। इन लोगों से डर नहीं लगता है आप लोगों को उसके खिलाफ जब आरटीआई करते हैं तो? देखिए, अभी कोविड आया तो कोविड से कितना डरे आप, और कोविड में कितने लोग मरे? वो तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है। तो ये हुआ। अब रही की बात, शक्तिशाली है और ये बहुत पहुंच वाले हैं, तो आपके ऊपर खतरा हो सकता है, आपके ऊपर ये हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, ये सब मैं ऐसा इसलिए सर पूछ रहा हूँ क्योंकि भारत में कई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्याएं हो गई, इसलिए ये प्रश्न करना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो हम सीधा सा इसका एक ही ये जानते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और इसका जो है सो इसका भरपूर अमल करते हैं, और हमको लगता है इससे हम सुरक्षित रह पाते हैं। आपके पास एक सरकारी लाइसेंसी पिस्टल भी है, इसकी ज़रूरत आपको कब महसूस हुई? हाँ, देखिए, अब इसकी ज़रूरत महसूस तो हुई तभी तो ये है मेरे पास। कहीं न कहीं नहीं भी महसूस होने के बाद भी, कहीं जाने के बाद अगर कोई भी ऐसे कि चूँकि हम जब आरटीआई के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत लोग जानते भी होंगे, तो अब कहीं मार्केट में है और कोई उंगली दिखा के बोले कि अरे वो अजीत सिंह है, वो फलना है, या हम जा रहे हैं और 5 आदमी जो है सो आपको मुड़ के देखे कि भाई कौन है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि शंका पैदा होती है। तो ये शंका जब पैदा होने लगा तब हमको लगा कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये पहचान भी तो हो सकती है ना, पहचान भी तो हो सकती है, पहचान के रूप में लोग आपको इशारा करते हैं कि यही अजीत कुमार सिंह है आरटीआई एक्टिविस्ट। जी जी, पहचान के कारण ही इशारा करते होंगे लोग, लेकिन हमारे मन में जो शंका उत्पन्न हुई तो उसके शंका के समाधान के लिए हमने ये व्यवस्था कर लिया। अभी शहर में जगह जगह हमने देखा है कि सड़कों को काट दिया जाता है और उसकी भरपाई नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये व्यवस्था को लेकर के आपकी सोच क्या है? देखिए, हम लगातार इस मामले को उठाते रहे, आज से नहीं। जिस समय पेन इंडिया काम किया करती थी पाइपिंग का, तो चूँकि उसमें हमने कई आरटीआई फाइल किया था, तो उसमें हमने देखा कि सरकार का ये निर्देश है कि 250 मीटर काटने के बाद उसका पूर्ण रिस्टोरेशन करने के उपरांत ही आगे की खुदाई होगी। और उसके संदर्भ में हमने जिला पदाधिकारी भागलपुर से भी अनुरोध किया था, तो उन्होंने भी एक निर्देश जारी किया था उस समय संबंधितों को कि आप 250 किलोमीटर जो बिहार सरकार का निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, कि 250 मीटर कभी जब पाइपिंग की का कार्य होगा, रोड कटाई जब भी होगी, तो उसके पहले उसमें जो निर्देश दिया गया है कि पहले उसका वीडियोग्राफी, उसका फोटोग्राफी हो, तब उसकी कटाई हो, और 250 या 220 मीटर कुछ है, देखना होगा, तो वो जो है सो उतना काटने के बाद उसका पूर्ण रिस्टोरेशन करने के उपरांत ही आगे की आप कटाई कीजिए, रोड खुदाई कीजिए। लेकिन यहाँ ये धरातल पर दिख नहीं रहा है, और उसके लिए लगातार हम आवाज़ उठाते रहे, और चूँकि आवाज़ उठाते रहे हैं और लोगों को बताते रहे हैं, पदाधिकारियों को लिखते रहे हैं, फिर भी अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं होती है तो आज उसी का परिणाम है कि आप भागलपुर में जाइए, चारों ओर जो है सो आपको कटी हुई सड़कें मिलेगी, जाम से त्रस्त लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको लोग गिरे पड़े मिलेंगे। तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था में सुधार तभी होगी जब आम नागरिक भी इस चीज़ को जानेगा और बोलेगा कि नहीं भाई, 220 मीटर काटने के बाद पहले पूर्ण रिस्टोरेशन करो, तब जो है सो आगे क्या कार्य करो। ऐसे में सर एक प्रश्न उठता है कि इतने महीनों के आरटीआई के बाद जब उसका कोई रिजल्ट आता है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो फिर आपको नहीं लगता है कि ये थकाने वाला कार्य है?
देखिए, थकाने वाला कार्य है, चूँकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हर मामले को लेकर हाई कोर्ट जाया जा सके, उच्च न्यायालय में रीट फाइल किया जा सके। हमको लगता है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसमें जो है सो हाई कोर्ट में रीट फाइल करना चाहिए। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आने के बाद हम संबंधित विभाग को उस इंफॉर्मेशन के आधार पर शिकायत करते हैं। कहीं कोई त्रुटि देखते हैं तो उस पर हम अपना कंप्लेन करते हैं, और अगर ऐसा सभी लोग करने लगे तो स्वतः सुधार हो जाएगा। और इसलिए सभी लोगों को करने बोलते हैं। लोग चर्चा बहुत करते हैं, चर्चा बहुत होती है कि ये रोड कट गया, इतने दिनों से रोड कटा हुआ है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, फलना हो रहे हैं। अरे भाई, आप हमारे शहर में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ का हवा लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, तो आपकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि आप इसके लिए आवाज़ उठाएं। और नहीं आप आवाज़ उठा सकते हैं तो जो आवाज़ उठाते हैं उसके साथ तो आप बुलंदी से खड़े हों, तभी तो ये सुधार होगी। तो हम कोई भी आरटीआई फाइल करते हैं और जब सूचना आती है तो उसमें दो ऑप्शन है कि उसके वरिष्ठ जो विभाग है, वरिष्ठतम विभाग है, वहाँ कंप्लेन करें, या दूसरा ये ऑप्शन होता है कि हम हाई कोर्ट में रीट फाइल करें। तो जो हमारे पास, जो हमारे संसाधन के अनुरूप है, उसके अनुरूप हम हर एक, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आने के बाद हम उसकी शिकायत अवश्य करते हैं। कार्रवाई क्या होती है नहीं होती है उसका परवाह किए बिना कम से कम ये तो होगा कि हमने ये देखा और इस पर हमने शिकायत नहीं किया तो ये पाप लगेगा। तो कम से कम पाप तो नहीं लगेगा कि हमने ये विडंबना देखी और उस पर कुछ काम नहीं किए। आप दूसरे प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पैसे से अधिवक्ता भी हैं। दूसरे प्रदेशों में आना, छोटे से शहरों में अपने कार्यों को शुरू करना, उसके बाद पहचान बनाना, खुद को स्थापित करना। आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आ रहे हैं कि मेयर के उम्मीदवार बहुत, लेकिन उम्मीदें कौन। तो लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद जब भागलपुर को पूरी तरह से समझ लिए, यहाँ पर सेवाएं दी हैं, एक लंबी पहचान भी है, तो अजीत कुमार सिंह क्या मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव इस बार नगर निगम में लड़ने वाले हैं? देखिए, ये जो है सो ऐसी कोई मानसिकता हमारी नहीं है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम जो आरटीआई फाइल करते हैं, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, इसके पीछे कहीं कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम जो है सो इसका राजनीतिक फायदा लाभ लेना चाहते हैं। ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और हम चुनाव लड़ने के, मतलब कोई भी आप व्यक्ति है तो वो चाहेगा कि हम जो है सो बड़े से बड़े पद पर जाएं, बड़े से बड़े मंत्री, बड़ा से बड़ा मंत्री बने। तो ये लालसा तो सबकी होती है, लेकिन रही बात कि आपकी लालसा आज की परिस्थिति के अनुरूप, आप अपनी लालसा को आज के परिस्थिति के अनुरूप पूरा करने में सक्षम है अथवा नहीं है। सिर्फ हम बहुत अच्छा जाने जाते हैं या बहुत काम करते हैं, इसके आधार पर आज का जो राजनीतिक परिवेश है, इसमें वहाँ पर हम खड़े नहीं उतरते। लेकिन हर्ज क्या है, आपकी जन पहचान भी बहुत अच्छी है, लोगों में प्रिय भी हैं आप, और इस बार बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर को जनता सीधे चुनेगी, तो कहीं ना कहीं फायदा तो आपको मिल सकता है ना। चुनाव लड़ने में हर्ज क्या है? राजनीति में अच्छे लोगों का प्रवेश तो हमेशा स्वागत योग्य। नहीं, हमको लगता है कि हम उस लायक नहीं है, और हम उस लायक जब होंगे तब सोचा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अजीत बाबू, और समय देने के लिए कीमती, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अच्छे कार्यों के लिए मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि शहर को जागरूक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई से जुड़ें और अपने अधिकारों को पहचानें। तो ये थे अजीत कुमार सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार संगठन के सचिव भी हैं। हालांकि आज फिर से नगर निगम में सभी सफाई कर्मियों का हड़ताल शुरू हो गया है, और अब देखना ये होगा कि शहर में जो सफाई पर पहले से सवाल उठाए जा रहे थे, अजीत कुमार सिंह इस पर फिर कोई आवाज़ उठाएंगे या फिर शहर की सफाई व्यवस्था इस तरह से लचर चलती जाएगी। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे सिटी टाइम्स यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। धन्यवाद।